हेलो बच्चों, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो आज डिस्कस करेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंडलीव मेंडलीव ने क्या किया, तत्वों को गुणों के आधार पर, समान गुणों के आधार पर उनको एक पंक्ति रूप से मतलब एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया और एक सारणी बना दी। उस सारणी का नाम क्या रखा गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी। बहुत यूनिक है, बहुत गजब का साइंटिस्ट था। मतलब देखा जाए तो जितने भी आवर्त सारणी बनाने वाले साइंटिस्ट आए थे उनमें सबसे विद्वान थे वो कौन थे, मेंडलीव चाचा थे। कौन थे बेटा, मेंडलीव चाचा। तो आज मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात करने वाले हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन कौन सी चीजें होती है, उन्होंने कैसे इसको पूरा एकदम तैयार किया, वो मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था कि इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किसके ब्याह पे बनाई थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे। परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर। इन्होंने ये बताया था कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो बेटा समान गुण वाले तत्व क्या आ जाएंगे, एक साथ एक व्यवस्था में आ जाएंगे, एक पंक्ति के ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगे। और बेटा इनका जो आधार था वो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था। इन्होंने एक आवर्त नियम दिया जिसे मेंडलीव का कौन सा नियम कहा जाता है, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। और जो मेंडलीव का आवर्त नियम था वो क्या था, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि तत्वों के, मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसे कहा जाता है बेटा मेंडलीव का आवर्त नियम। मतलब मेंडलीव ये बताना चाह रहा था कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करूंगा तो एक गैप आएगा, उसके बाद में एक पंक्ति में जो भी तत्व आएंगे उन सबके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और इसको मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया। मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, उन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या नाम दिया, वर्ग या समूह नाम दिया। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या नाम दिया, वर्ग या समूह। मतलब जो आवर्त सारणी में इन्होंने खड़ी लाइनें बनाई थी तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब उनकी गुण समान रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणों के आधार पर जो खड़ी लाइनें बनाई थी, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनाई थी, उनको नाम दिया वर्ग या समूह। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, आवर्त सारणी में और किसकी आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगर आपसे पूछे कुल वर्गों की संख्या, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी थी बेटा, 8। कुल वर्गों की संख्या कितनी थी, 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी, खड़ी लाइनें थी, जो समूह थे वो कितने समूह थे, 8 समूह थे। और अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इन्होंने जो 8 वर्ग थे, 8 वर्ग, इनमें से जो 7 वर्ग है, 7 वर्गों को उपवर्गों में क्या किया, विभाजित किया। और कौन कौन से उपवर्ग बनाए, 8 में से 7 को तो क्या किया, उपवर्गों में विभाजित किया। ए उपवर्ग में और बी उपवर्ग में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो टोटल खड़ी लाइनें थी 8, जिनको आप क्या नाम दे रहे हो, वर्ग या समूह। टोटल 8 वर्ग थे और 8 में से जो बेटा 7 उपवर्ग थे उनको ए और बी उपवर्ग में विभाजित किया। अगला जो पॉइंट है वो क्या है बेटा आपका, कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें
आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां थी, मतलब आडी लाइनें, क्षैतिज पंक्तियां, उन क्षैतिज पंक्तियों को क्या नाम दिया? आवर्त। क्या नाम दिया बेटा? आवर्त। मतलब आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें थी उनको वर्ग बोला, और जो आडी लाइनें थी, क्षैतिज पंक्तियां थी, उनको क्या बोला? आवर्त नाम दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अगला पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या, आवर्त की कुल संख्या अगर पूछी जाए, आवर्त की कुल संख्या तो कितनी थी? 7 आवर्त थे। आवर्त की कुल संख्या कितनी थी? 7 आवर्त थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मेंडलीव है उसकी आवर्त सारणी का जो आधार था वो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था। मेंडलीव का आवर्त नियम था वो क्या था कि तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो समान गुण वाले तत्व एक साथ सारणी में व्यवस्थित हो जाएंगे, एक वर्ग में व्यवस्थित हो जाएंगे। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की जो कहते हैं वो वर्ग या समूह कहलाते हैं। आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 8 थी। 7 वर्गों को ए और बी उपवर्ग में विभाजित किया। और बेटा आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाएगी? आवर्त कहलाएगी। और कुल आवर्त की संख्या क्या थी बेटा? 7 थी। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है बेटा? अक्रिय गैस, अक्रिय गैसें मैंने आपको बता रखी है, हीना, नेहा और करीना जोरदार रहती है। मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, इनकी खोज नहीं हुई थी। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो बेटा इनकी खोज नहीं हुई थी और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में इन अक्रिय गैसों के लिए 9वां वर्ग खाली छोड़ा था। क्या छोड़ा था? 9वां वर्ग खाली छोड़ा था। आगे मैं बताऊं, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी बनाई थी तब कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? कुल तत्वों की संख्या 63। कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? कुल तत्वों की संख्या जो थी वो 63। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी जब 63 तत्व खोजे जा चुके थे। कितने तत्व? 63 तत्व खोजे जा चुके थे। अब मैं इस आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तब कुल तत्व कितने खोजे जा चुके थे? 63। और कितने वर्ग थे सर? 1, 2 और 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो रहे हैं। तो बेटा टोटल जो वर्ग थे वो 8 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 थे। टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 थी। सर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, ये 6, ये 7 और बेटा ये 8। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब टोटल जो आपके वर्ग की संख्या थी वो 8 थी। और 8 में से जो आपका पहला और पहले से लेकर 7 जो वर्ग है उनको उपवर्गों में विभाजित किया था, ए में और बी में। ए में और बी उपवर्ग में विभाजित किया था। ए और बी उपवर्ग में विभाजित किया था। ए और बी उपवर्ग में विभाजित किया था। ये ए और बी 8वें वर्ग को विभाजित नहीं किया था। इन्होंने क्या किया? जो वर्ग फर्स्ट है इसमें कौन कौन से तत्वों को रखा? पहले इसमें रखा है लीना की रबड़ी। हेलिना की रबड़ी, हेलिना की रबड़ी कैसी है बेटा? हेलिना की रबड़ी है सस्ती। हेलिना की रबड़ी कैसी थी? सस्ती। इन्होंने प्रथम वर्ग में इन तत्वों को रखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके बाद में इन्होंने ये ऊपर वाला खाली छोड़ दिया। यहां से किसको रखा बेटा? मांगे, काली, सठ और बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन्होंने थर्ड वर्ग में रखा बेटा अली, गया, इंडिया टीम। बेटा ली गया इंडिया टीम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसके बाद में क्या रखा? कहे शिवजी संग पार्वती जी। कहे शिवजी संग पार्वती जी। इसके बाद में कौन सा रखा बेटा? नाना पाटेकर को जानते हैं ना? आ गए मेरे मौत की तमाशा देखने।
उसका डायलॉग है ये। तो बेटा क्या है कि नेपाल, पाकिस्तान या नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास। यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बेटा टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटामनी और बिस्मिथ। इसके बाद में क्या रखा था वो, इसके बाद में रखा था बेटा आपके क्या, इसके बाद में जो इन्होंने रखा था वो क्या रखा था, वो स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेरुलियम और पोलिनियम। यहां पर रखा था बेटा। फिर कल बेटा अंतिमा की बारात कब आई, अंतिमा की बारात फिर आई। एक बार पहले आ गई थी और अंतिमा की बारात दोबारा भी आई। फिर कल बारात आई अंतिमा की, फिर कल बारात आई अंतिमा की। ये पष्ट वर्ग थे। ए समूह में इन तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित किया था। बी समूह में किनको व्यवस्थित किया था, संक्रमण तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को। कौन कौन से तत्वों को वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से को किया बेटा, एक किया कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा, साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो, क्यों झगड़ती हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। इसको आप याद कर सकते हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसके बाद में उन्होंने किया था यारी, यहां से बेटा, यहां से किया था यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे कहां तक, मौत तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक। रुकावट राह में पड़ेगी, रुकावट राह में पड़ेगी, किसमें कूद जाएंगे, आग में कूद जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे कहां तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक। रुकावट राह में, रुकावट राह में पड़ेगी, रुकावट राह में पड़ेगी, किसमें कूद जाएंगे, आग में कूद जाएंगे। रुकावट राह में पड़ेगी, आग में कूद जाएंगे। इसका नाम बता रहा हूं बेटा, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। जो लास्ट की डी ब्लॉक की जो आपके संक्रमण तत्व थे डी ब्लॉक के, उनकी थी बेटा ला हफ्ता। साउथ में आता है ना बेटा, साउथ में भाई वसूली भाई आता है ना कि हफ्ता निकालो हफ्ता, तो हफ्ता निकालेंगे आज दुकानों पे जाके। वसूली भाई कहता है ना, हे भाई हफ्ता निकाल हफ्ता, तो हफ्ता निकालते हैं आज। हफ्ता कैसे कि ला हफ्ता वरनारे उस आयरन रोड से पिटेगा और कहां जाएगा, और बेटा हॉस्पिटल में जाएगा। इसको आप रख सकते हो कि ला हफ्ता वरनारे उस आयरन रोड यानी बेटा छड़, उस आयरन रोड से, लोहे की छड़ से पिटेगा और कहां जाएगा, और बेटा एयू, और यानी क्या बन गया एयू, और कहां जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, और कहां जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, और कहां जाएगा,
हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये 3 डी ब्लॉक की श्रेणियां मैंने आपको बताई है कि लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये इनको याद करने का एक और तरीका है। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था बेटा, यामिनी। क्या नाम था, यामिनी। तो उसके बारे में जो एक लड़का है वो क्या कह रहा है कि सोचो तो यामिनी लगती जोरदार है, सोचो तो यामिनी लगती जोरदार है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, वैसे निगाहें भी तरसा करे मोहब्बत वाले, वैसे निगाहें भी तरसा करे मोहब्बत वाले, तरसा करे मोहब्बत वाले मन टकराए। इधर देखो बेटा, वैसे निगाहें भी तरसा करे मोहब्बत वाले मन टकराए, मोहब्बत वाले मन टकराए रुकावट। इधर देखो बेटा, मोहब्बत वाले मन टकराए, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे उस सनम को, रूठे उस सनम को, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई, और जिंदगी क्या हो गई बेटा, कद्दू हो गई। इनको सबको कौन से वर्ग में अरेंज किया था, इनको बेटा बी वर्ग में अरेंज किया था। तो कैसे अरेंज करना है इनको, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इनको कैसे अरेंज करना है, उन्होंने कैसे अरेंज किया था वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने जो ये गैप है, इस गैप के बीच में रखा स्कैंडियम, यहां पर रखा स्कैंडियम, फिर रखा टाइटेनियम, ठीक है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर यहां रखा वेनेडियम, फिर यहां रखा क्रोमियम, फिर यहां रखा मैग्नीज, और बेटा आगे आगे आने वाले तत्वों को आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इन तीनों तत्वों को एक साथ रखा 8वें ग्रुप में। ये हो गया। इसके बाद में कॉपर और जिंक बच गया, तो कॉपर और जिंक को कहां अरेंज किया, निकल के बाद में यहां रखा कॉपर को, इनके बीच में किसको रखा बेटा, पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में किसको रखा, कॉपर को, और यहां पर किसको रखा, जिंक को। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये कॉपर और जिंक हो गया। उसके बाद में उन्होंने ये जो दोनों का गैप है, यहां से बोला यारी, यहां से क्या बोला बेटा, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे कहां तक, मौत तक, यारी जरा निभाएंगे मौत तक, रुकावट राह में, रुकावट राह में पड़ेगी, यारी जरा निभाएंगे मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी, तो किस में कूद जाएंगे बेटा, अब की बार उसने किसमें कूद गया, वो आग में, आग में कूद जाएंगे। रुकावट राह पड़ेगी तो कहां कूद जाएंगे बेटा, आग में कूद जाएंगे। यहां पर रखा उस तत्व को। आगे उन्होंने क्या किया, आगे बोला कि ला हफ्ता, इसके नीचे ला हफ्ता, ला हफ्ता वरनारे, ला हफ्ता वरनारे, उस ला हफ्ता वरनारे उस आयरन रोड से पिटेगा, और बेटा कहां जाएगा, और बेटा और हॉस्पिटल में जाएगा, और कहां जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। ये जो मेंडेलिव, ये जो पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है वो आपकी मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रही है। किसकी पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है, मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है। और मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था बेटा आपको कि मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित थी। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग या समूह कहते हैं। कुल वर्गों की संख्या 8 थी, कुल जिसमें से 7 को ए और बी उपवर्ग में बांटा था। आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों को आवर्त कहा था। आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 थी। अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। कुल तत्व 63 ज्ञात थे। अब मैं आपको बताया था कि 7वें को ए और बी में बांटा था, 8वें में नहीं बांटा था। तो 8वें की क्या विशेषता है कि सर इनमें संक्रमण तत्वों को 3-3 पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित किया। तो आप यहां से लिख सकते हो इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो वर्ग संख्या 8 थी, वर्ग संख्या 8 थी, उसमें कौन से तत्वों को रखा गया था, संक्रमण तत्वों को। कौन से तत्वों को, संक्रमण तत्वों को रखा गया था। वर्ग संख्या 8 में संक्रमण तत्वों की कितनी पंक्तियां थी सर, 3 पंक्तियां थी। 3 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां थी, 3 पंक्तियां। अगर आप लिखना चाहो कि सर वर्ग संख्या 8 में, वर्ग संख्या 8 में कुल
कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? कुल तत्वों की संख्या थी बेटा, कुल तत्वों की संख्या थी आपकी 9। कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 9 बेटा। 3 पंक्तियों में 3 3 9 तत्व हो गए थे। इंपोर्टेंट बात और बता दूं, जो बी वर्ग था इसमें ओनली कौन से तत्वों को रखा गया था? संक्रमण तत्वों को। आवर्त सारणी में जो वर्ग बी उपवर्ग बी थे, उपवर्ग बी उपवर्ग बी उपवर्ग बी में ओनली कौन से तत्व थे? संक्रमण तत्व थे। उपवर्ग बी में कौन से तत्व थे? संक्रमण तत्व थे। लेकिन बेटा अपवाद क्या था? अपवाद ये था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या नहीं होते हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में, कि उन्होंने जो वर्ग बी था उसमें ओनली संक्रमण तत्वों को रखा था, लेकिन बेटा किस किस को? जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। इनके भी गुण समान है, इसलिए ये एक साथ आए हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आगे, ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं आपकी पूरी हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषता, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी? मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी की विशेषता थी, आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी वो आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की जो विशेषताएं थी थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्वों के गुणों के आधार पर सबसे पहले तत्वों को सारणीबद्ध किया था, मतलब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया था, तो बेटा वो उसका क्या नाम था? मेंडेलीव। तो बेटा उससे क्या हुआ? तत्वों के गुणों में क्या हुआ? मेंडेलीव ने क्या किया बेटा? मेंडेलीव ने यह किया कि सबसे पहले क्या किया? तत्वों के गुणों के आधार पर, तत्वों के गुणों के आधार पर तत्वों को क्या किया? जो समान गुण वाले तत्व थे उनको क्या किया? पंक्तियों के रूप में। किसके रूप में? पंक्तियों या सारणी के रूप में। पंक्तियों या सारणी के रूप में क्या किया? व्यवस्थित किया। जिससे क्या हुआ बेटा? जो समान गुण वाले तत्व थे वो एक साथ व्यवस्थित हो गए। तो भाई ये जैसे ये तत्व थे, ये वाले तत्व है, जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये एक पंक्ति में आ रहे हैं, तो इन सबके गुण क्या है? समान है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके सभी के गुण क्या है? समान है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनके गुण क्या है? समान है। तो जिससे तत्वों के गुणों में अध्ययन में क्या हुई? तत्वों के गुणों में व्यवस्थित किया, जिससे तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या हुई? तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या हुई बेटा? अध्ययन में आसानी हुई। तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या हुई? आसानी हुई। ये सबसे पहली विशेषता है कि उन्होंने तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया, जिससे क्या हुआ? सभी तत्वों के गुणों को याद रखना पॉसिबल हुआ। दूसरी विशेषता जो कि बहुत ही गजब की बात है, इन्होंने दूसरी व्यवस्था क्या की कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। कुछ नए तत्वों की खोज की, भविष्यवाणी की। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज की, भविष्यवाणी की। नए तत्वों के खोज की क्या की बेटा? नए तत्वों की खोज की क्या की? भविष्यवाणी की। नए तत्वों की खोज की, भविष्यवाणी की, और उनके गुणों के आधार पर, उन तत्वों के गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में क्या छोड़ दिए? आधार पर आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े। उन्होंने ऐसे बोला कि अभी कोई तत्व यहां पर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेटा
आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखूंगा तो एक पंक्ति में आने वाले सभी तत्वों के गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी की कि एक समय ऐसा आएगा जो नए तत्वों की खोज होगी, और नए तत्वों की खोज हो रही है तो मैं उस जगह कुछ निश्चित स्थान है वहां पर खाली स्थान छोड़ रहा हूं, और उस जो तत्व खोजा जाएगा उसके गुण और इस पंक्ति में आने वाले तत्वों के गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और बेटा वो जो नए तत्वों की भविष्यवाणी की, तो बेटा उन्होंने ये बोला कि आज है ना मैं इनका नाम कुछ रख के जा रहा हूं और आने वाले समय में इनका नया नाम होगा। तो बेटा उन्होंने कुछ तत्वों की खोज की, बेटा कुछ तत्वों के नामकरण भी करके गए, जैसे एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एक तत्व का नाम क्या रखा उन्होंने, एका एल्यूमिनियम। उन्होंने बोला कि आज मैं इसका नाम रख रहा हूं एका एल्यूमिनियम, और बाद में वो तत्व कौन सा आया, बोरोन, सॉरी एका एल्यूमिनियम की जगह वो तत्व कौन सा आया बेटा, आपका गैलियम तत्व। कौन सा तत्व, गैलियम तत्व, Ga। कौन सा तत्व आया, Ga। दूसरा तत्व बोला कि एका बोरोन, एका बोरोन, एका बोरोन। उसकी जगह बाद में आया बेटा आपका स्कैंडियम तत्व, स्कैंडियम तत्व, Sc, स्कैंडियम तत्व। उसने बोला एका बोरोन, स्कैंडियम तत्व, एका एल्यूमिनियम, गैलियम तत्व। उन्होंने ये बोला कि आज आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ के जा रहा हूं, और यहां पर वो जो तत्व है बाद में खोजे जाएंगे और उनके गुण रहेंगे वो इन तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करेंगे। तो एका बोरोन, स्कैंडियम तत्व। बाद में आया बेटा आपका जैसे एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, और एका सिलिकॉन की जगह बाद में कौन सा तत्व खोजा गया बेटा, जर्मेनियम तत्व, जर्मेनियम तत्व। और जर्मेनियम तत्व आपका क्या था, Ge। नेक्स्ट जो चार तत्वों की खोज के लिए उन्होंने भविष्यवाणी करके गए थे, लास्ट वाला जो तत्व था बेटा एका मैग्नीज, एका मैग्नीज। और बेटा वो कौन सा तत्व आया, टेक्नीशियम। कौन सा तत्व आया, टेक्नीशियम। एका मैग्नीज के बाद में क्या है बेटा, टेक्नीशियम। एका मैग्नीज के लिए क्या है यहां पर बेटा, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम तत्व की खोज की हुई बाद में, अब मैं आपको बताता हूं बेटा। एका का मतलब एक के बाद, मतलब इधर देखो बेटा, उन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जस्ट एक बाद तो कौन सा तत्व आया यहां पर, गैलियम। ये बाद में आया था, मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तब इसकी खोज नहीं हुई थी, तो बाद में गैलियम रखा, और गैलियम के एल्यूमिनियम के गुण क्या रहे बेटा, समान रहे। उन्होंने बोला एका बोरोन, तो एका बोरोन की जगह कौन आया, बोरोन के जस्ट एक बाद कौन आया बेटा, स्कैंडियम। कौन आया, स्कैंडियम। उन्होंने बोला एका सिलिकॉन, तो बेटा वो कौन कौन से तत्व थे जिनकी खोज बाद में हुई, उनको मैं आपको बता देता हूं। एक तत्व तो ये था आपका, एक तत्व ये था, और जर्मेनियम था, और बेटा एका मैग्नीज, ये देखो बेटा आपका ये टेक्नीशियम। इन चार तत्वों की खोज के बारे में वो भविष्यवाणी करके गए थे, और बाद में इनके गुण और जिस जगह वो छोड़ के गए थे वो कुछ समानता दर्शा रहे थे, उनको यहां पर व्यवस्थित किया गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने नए तत्वों की खोज की भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे मैं आपको अगर यहां से एक क्वेश्चन कराना चाहूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैं बोलूं यहां पर क्वेश्चन बोलूं कि निम्न में से कौन सा तत्व, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में था, मेंडेलीव, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में था, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में था, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में था, तो आप क्या बोलोगे। जैसे आपको ऑप्शन दे दूं मैं, स्कैंडियम, दूसरा ऑप्शन दे दिया जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन दे दिया टेक्नीशियम, चौथा ऑप्शन दे दिया आपको बेटा क्या, गैलियम, और पांचवा ऑप्शन दे दिया इनमें से नहीं, इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। तो बेटा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तो स्कैंडियम भी नहीं था, क्योंकि वो तो खाली स्थान छोड़ के गए थे और ये बोल के गए थे एका बोरोन। जर्मेनियम भी नहीं था, एका सिलिकॉन था, खाली जिस जगह छोड़ के नामकरण करके गए थे। टेक्नीशियम भी नहीं था, क्योंकि सर इसका नाम तो क्या रखा था, एका मैग्नीज रखा था, खाली स्थान छोड़ के गए थे। गैलियम, और इसका नाम बेटा
क्या रखा था, एका एल्यूमिनियम, ये भी नहीं था। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा आपका, इनमें से नहीं, क्योंकि एक भी तत्व इनमें से मेंडेलीव की आवर्सानी में नहीं था। ये बेटा दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। पहली उपलब्धि तो ये थी कि पहली बार ऐसा वैज्ञानिक आया था जिन्होंने तत्वों के गुणों के समानता के आधार पर तत्वों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया था। दूसरा बहुत बड़ा उपलब्धि का काम करके गए थे मेंडेलीव बाबा ने, बहुत खतरनाक काम किया था। उन्होंने ये बोला था कि बेटा मैं आज छोड़ के जा रहा हूं रेगिस्तान इस आवर्सानी में, और कोई जमाना आएगा, कोई समय आएगा जब नए तत्वों की खोज होगी, और उनका नामकरण भी मैं आज ही रख के जा रहा हूं, और इसी जगह उनको फिट करना है, इसी जगह उनको व्यवस्थित करना है, क्योंकि इसी जगह उनके गुण समान मैच खाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला था कि आज का नाम रख रहा हूं एका एल्यूमिनियम, जिसका नाम क्या बाद में कौन सा तत्व आया, गैलियम, एल्यूमिनियम के एक के बाद, एका बोरोन, स्कैंडियम, एका सिलिकॉन, जर्मेनियम, एका मैग्नीज, टेक्नीशियम। ये तत्व बाद में खोजे गए और इनको उन्हीं के स्थान पर व्यवस्थित किया गया था। ये मेंडेलीव की दूसरी उपलब्धि थी। जो तीसरी उपलब्धि है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, विशेषता थी, उन्होंने क्या किया, कुछ जगह परमाणु भार में सुधार किया। परमाणु भार में क्या किया, सुधार, परमाणु भार में सुधार किया। इधर देखो ध्यान से, परमाणु भार में किसे सुधार किया कि परमाणु भार ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, परमाणु भार ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तत्व था बेरिलियम, बेरिलियम का जो तुल्यांकी भार था वो कितना रखा गया, बेरिलियम का तुल्यांकी भार होता है 4.5, और बेरिलियम की जो संयोजकता है वो शुरू में कितनी मानी गई सर, 3 मानी गई। मतलब बेरिलियम को कौन सा बताया गया तत्व, त्रिसंयोजी तत्व बताया गया। इसके अकॉर्डिंग तो जो बेरिलियम का परमाणु भार आया, वो परमाणु भार कितना आ रहा था बेटा कि सर तुल्यांकी भार 4.5 था, संयोजकता 3 थी, तो परमाणु भार कितना आया सर, तुल्यांकी भार कितना था 4.5 और संयोजकता 3 थी, तो कितना आया 13.5। तो इसका मतलब तो बेटा इसको कहां व्यवस्थित करना चाहिए, इधर देखो ध्यान से। इसका मतलब तो जो आपकी आवर्सानी है उसमें लिथियम का परमाणु भार कितना होता है सर 7, और बोरोन का होता है बेटा 10। तो बेरिलियम को तो बाद में आना चाहिए, कार्बन का 14 होता है परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार 14 होता है, इसका लगभग 10 होता है, इसका लगभग 7 होता है। तो बेरिलियम को तो बोरोन के जस्ट बाद में आना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम के गुण तो मैग्नीशियम से समान रखते हैं, कैल्शियम से समान रखते हैं। तो बाद में उन्होंने सुधार किया, और बाद में सुधार करके क्या बोला, बाद में सुधार करके ये बोला कि जो आपका बेरिलियम होता है वो वास्तव में, ये जो बेरिलियम होता है ये वास्तव में बेटा इसका जो तुल्यांकी भार होता है, बेरिलियम का तुल्यांकी भार वो तो कितना होता है 4.5 ही होता है। बेरिलियम का तुल्यांकी भार कितना होता है 4.5 ही होता है। लेकिन जो इसकी संयोजकता होती है वो 3 नहीं होकर कितनी होती है, संयोजकता इसकी 2 होती है। मतलब बेरिलियम वास्तव में कौन सा होगा, द्विसंयोजी होगा। अब ये द्विसंयोजी होगा तो बेटा इसका जो बेरिलियम का वास्तविक परमाणु भार होगा, वास्तविक परमाणु भार होगा, वास्तविक जो परमाणु भार होगा वो कितना होना चाहिए सर, वास्तविक परमाणु भार कितना होना चाहिए बेटा जी, वास्तविक जो परमाणु भार है वो होना चाहिए सर, परमाणु भार किसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, 4.5/2 इंटू 2 तो कितना आया 9। और 9 आने पर बेटा अब आप भी समझ जाओ, क्योंकि मैंने लिथियम का कितना बताया सर, लिथियम का आपने बताया कितना, लिथियम का आपने बताया 7, लिथियम का कितना बताया 7, बेरिलियम का वास्तविक कितना होता है 9, और बोरोन का कितना होता है 10। और परमाणु भार का बढ़ता क्रम मैच हो रहा है, सही व्यवस्थित हो रहा है। और बाद में बेटा ये बोला कि बेरिलियम को कहां रखा जाएगा, बेरिलियम को बेटा बाद में ये बोला कि बेरिलियम तत्व को लिथियम व बोरोन तत्व के मध्य रखा गया, बोरोन तत्व के मध्य रखा, क्योंकि इनके गुण, बेरिलियम के गुण वो मैग्नीशियम से मैच खा रहे थे। इसके अलावा बेटा उन्होंने मेंडेलीव है उन्होंने केवल
बेरिलियम के लिए ही नहीं, मेंडेलिफ ने कौन कौन से तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया? सर बेरिलियम के में तो किया ही सही, इसके अलावा गोल्ड के में किया, इसके अलावा इंडियम एक तत्व होता है इंडियम, इसके भी परमाणु भार में सुधार किया, इसके अलावा बेटा प्लेटिनम। बेरिलियम ने, मेंडेलिफ ने कौन कौन से तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया? समान गुणों के आधार पर, भाई उनके गुण पंक्ति में आने वाले तत्वों के गुण समान हो जाए। बेरिलियम, गोल्ड, इंडियम और प्लेटिनम, ये सब क्या थी बेटा? मेंडेलिफ की आवर्सानी की विशेषताएं। रिवीजन करवा दूंगा। जो अंतिम बात है वो है मेंडेलिफ की आवर्सानी की कमियां। मेंडेलिफ की आवर्सानी की क्या कमियां थी? मेंडेलिफ की जो आवर्सानी की कमियां हैं, वो मेंडेलिफ की आवर्सानी की क्या कमियां थी? थोड़ा ध्यान से देखना, कमियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडेलिफ की आवर्सानी की कमियां ये थी, पहली कमी कि उन्होंने आवर्सानी में पहली कमी तो देखो ध्यान से बेटा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन तत्व का निश्चित स्थान नहीं था। कैसे नहीं था इसको मैं समझाता हूं। हाइड्रोजन तत्व का निश्चित स्थान सही नहीं था। क्यों नहीं था? इधर देखो, आपके पास में कुछ होती है जो सार धातु तत्व होती है। सार धातु तत्व वो किस में आती है सर? वर्गपष्ठ ए में। मेंडेलिफ की आवर्सानी में वर्गपष्ठ ए में ही है। कौन कौन सी सर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका जो संयोजकता होती है, मतलब ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। जो इनकी संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? एक होती है। और जो आपका हाइड्रोजन तत्व होता है, हाइड्रोजन तत्व वो भी बेटा क्या करता है? अधातु के साथ में, जब अधातु के साथ में होता है, अधातु के साथ में होता है तो वो भी बेटा हाइड्रोजन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है और H+ बनाता है। और ये सब भी प्लस रूप में पाए जाते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन के जो गुण हैं, हाइड्रोजन तत्व के गुण हैं, हाइड्रोजन तत्व के जो गुण हैं, हाइड्रोजन के गुण हैं वो किसके समान? सर वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के भी क्या है? समान है। पहली कंडीशन तो ये देखो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका सेकंड वर्ग, जो सेवंथ ए है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं? कि सर फिल, कल, बारात, आई, मतलब सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तत्व क्या है सर? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व है। मतलब सर इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस माइनस माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है इनको, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और जो आपका हाइड्रोजन तत्व होता है, कौन सा तत्व? हाइड्रोजन तत्व। वो हाइड्रोजन तत्व भी जब धातुओं के साथ में हो तो बेटा हाइड्रोजन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेटा H- के रूप में रहता है, H- के रूप में रहता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन तत्व के गुण किसके समान भी है? सर इनके समान भी है, मतलब जो ये सेकंड ए के तत्व है इनके समान भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तत्व को कहां कहां रख सकते हैं? हाइड्रोजन तत्व को सर, हाइड्रोजन तत्व को आप कहां कहां रख सकते हो? गुण समान है तो सर फर्स्ट ए में भी रख सकते हो, फर्स्ट ए में भी, और सेवंथ ए में भी रख सकते हो। और बेटा एक तत्व का तो एक ही स्थान होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि मेंडेलिफ ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के गुण वर्गपष्ठ ए के जो तत्व है उनके भी समान है और सेवंथ ए के तत्वों के भी समान है। मतलब हाइड्रोजन का तो कोई बेटा वर्चस्व ही नहीं है, उसका तो कोई गुण है किसी एक से समानता ही नहीं दर्शा रहे, दोनों से समानता दर्शा रहे हैं। तो मेंडेलिफ ने सेवंथ ए में भी रखा और फर्स्ट ए में भी रखा, तो हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं रखा। इसलिए बेटा हाइड्रोजन जो तत्व है उसको बेटा शैतान तत्व भी कहते हैं। कौन सा तत्व? शैतान तत्व। शैतान तत्व क्यों कहते हैं? अरे भाई एक बात बताओ, जो लड़का है इस गली में भी घूमेगा, उस गली में भी घूमेगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कोई निश्चित स्थान नहीं रहेगा, तो बेटा उसको तो शैतान ही बोलते हैं, लोफर ही बोलते हैं। तो आपका हाइड्रोजन भी क्या है? लोफर एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? लोफर एलिमेंट, शैतान तत्व, आवारा तत्व। आवारा तत्व कौन सा था बेटा?
हाइड्रोजन था। ये बेटा पहली कमी थी किसकी, मेंडलीव की। जो दूसरी कमी थी वो कमी ये थी बेटा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों का कोई निश्चित स्थान नहीं था। समस्थानिकों का क्या नहीं था, निश्चित स्थान, या समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों को समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। पहले मैं आपको ये बताता हूं समस्थानिक होते क्या है। समस्थानिक होते क्या है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स। एक चीज बताओ बेटा, कोई सा भी तत्व हो, किसी भी तत्व के समान परमाणु, किसी तत्व के क्या समान परमाणु, जिनका परमाणु भार तो क्या हो, जिनका परमाणु भार अलग, जिनका परमाणु भार क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वह परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो तत्व होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से सर, H11, दूसरा बेटा H12 और तीसरा बेटा H13। इसको क्या बोलेंगे H11 को, सर इसका जो परमाणु क्रमांक है, कोई सा भी तत्व होता है X, उसको यहाँ पर Z होते हैं, उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और बेटा यहाँ पर जो A होता है उसको बेटा परमाणु भार भी बोल सकते हो आप, परमाणु भार कहा जाता है। तो इसका Z कितना है सर 1, इसका भी Z कितना है सर 1, और इसका भी Z कितना है बेटा 1। लेकिन सर इसका A 1, इसका A 2 और इसका A 3। इसका जो नाम था वो प्रोटियम यानी कि सामान्य हाइड्रोजन, इसका जो नाम था वो था बेटा ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम मतलब H12। इसका जो नाम था वो था ट्राइटियम। अब मेंडलीव भैया ये बोल रहे हैं कि तत्वों को कैसे जमाऊंगा मैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो बेटा देखो इनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है। मतलब हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु। और जब उनका आधार था वो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम था, तो केवल उन्होंने तो सामान्य हाइड्रोजन को स्थान दिया, इनको स्थान क्यों नहीं दिया, इनको भी देना चाहिए क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक ही तो समान है, परमाणु भार तो अलग अलग है। तो बेटा ये कमी रही कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एक भी समस्थानिक को स्थान नहीं दिया, जबकि देना चाहिए क्योंकि बेटा उनका जो आधार था वो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था, परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम नहीं था। अगर परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम होता तो सबका परमाणु क्रमांक एक ही है बेटा, समान है, तो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मतलब समस्थानिकों को स्थान देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन उनका जो आधार था वो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था। H11 के बाद में H12 आना चाहिए, H13 आना चाहिए, ऐसे भी और भी कई समस्थानिक होते हैं, लेकिन किसी एक भी तत्व के समस्थानिकों को उन्होंने स्थान नहीं दिया। जो तीसरी जो कमी थी, तीसरी कमी ये थी कि उन्होंने कुछ जगह परमाणु भार का ध्यान नहीं रखा। कैसे नहीं रखा वो मैं आपको समझाता हूं। एक तत्व था आर्गन और एक तत्व था बेटा आपका पोटेशियम। मैंने आपको बताया था कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तब क्या किया था, 90 वर्ग खाली छोड़ा था, और 90 वर्ग में बेटा कौन सा आ रहा था बेटा आपके, 90 वर्ग में आ रहा था आपके अक्रिय गैसें। 90 वर्ग किनके लिए खाली छोड़ा था, अक्रिय गैसों के लिए। तो बेटा पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 होता है, उससे पहले आर्गन आता है ना। तो बेटा मैं जो आर्गन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक भार होता है वो होता है बेटा 39.9। आर्गन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, आर्गन का परमाणु भार होता है 39.6। आर्गन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39.1, और पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है बेटा, आर्गन का जो परमाणु भार होता है 39.6 और इसका परमाणु भार होता है 39.1। तो बेटा पहले किसको स्थान देना चाहिए था कि सर पहले आपका कौन आता है, पहले आर्गन आता है और बाद में कौन आया, पोटेशियम आया। लेकिन यहां पर तो बेटा आर्गन का जो परमाणु भार है
आर्गन का परमाणु भार, जो आर्गन है उसका परमाणु भार 39.6 है, वह पोटेशियम का परमाणु भार कितना है 39.1। तो बेटा आवर्त सारणी में तो किसको स्थान देना चाहिए था कि सर पोटेशियम बाद में आना चाहिए था, सॉरी पोटेशियम पहले आना चाहिए था और आर्गन बाद में आना चाहिए था, क्योंकि परमाणु भार का बढ़ता क्रम था। लेकिन बेटा उन्होंने आर्गन को आवर्त सारणी में बेटा क्या किया बताया आपको, आवर्त सारणी में आर्गन को पहले स्थान दिया, आर्गन को पोटेशियम से पहले स्थान दिया, आर्गन को पोटेशियम से क्या दिया पहले स्थान दिया, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि इसका परमाणु भार होता है वो कम होता है और इसका परमाणु भार ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाला बाद में आना चाहिए, पहले वाला जिसका कम होता है उसको पहले आना चाहिए, क्योंकि आधार है वो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, एक तत्व और है कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, इसका जो परमाणु भार होता है 58.6 और इसका होता है बेटा 58.9। तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया, निकिल का जो परमाणु भार है 58.9 होता है वो कोबाल्ट के बाद में स्थान दिया, जो कोबाल्ट 58.6 है ना, 58.6 के बाद स्थान दिया, और जो कि गलत है नहीं है, बिल्कुल सर गलत है, आपकी बात हम मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं वो आप ध्यान से देखो, ये आवर्त सारणी देखो ये वाली आप, इसमें बेटा कोबाल्ट का होता है 58 इस कोबाल्ट का होता है बेटा कितना 58.9 और निकिल का होता है 58.6। बताओ किसको पहले आना चाहिए था, निकिल को, और बाद में किसको आना चाहिए था, कोबाल्ट को। तो बेटा ये तो गलती है ना, कोबाल्ट का तो बेटा कितना होता है, कोबाल्ट का कितना होता है बेटा आपका, कोबाल्ट का होता है 58.6, कोबाल्ट का होता है आपका 58 थोड़ा सा बेटा इधर देख लो ध्यान से, जो कोबाल्ट होता है इसका आपका 58.9 होता है और निकिल का होता है 58.6। तो कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था और निकिल को पहले आना चाहिए था, क्योंकि परमाणु भार का कौन सा क्रम होना चाहिए, परमाणु भार का बेटा आपका 58.6 ही होता है, और बेटा इसका जो कोबाल्ट का होता है वो 58.9 होता है, 58.9 होता है। तो बेटा कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था और निकिल को पहले आना चाहिए था, ये भी एक बड़ी मिस्टेक रह गई। तीसरा जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो आयोडीन और टेरुलियम, इसका जो परमाणु भार होता है वो 127 होता है, इसका परमाणु भार होता है 127.5। तो उन्होंने क्या किया, टेरुलियम 127.5 को आयोडीन 127 से पहले स्थान दिया, जो कि गलत है नहीं है, बिल्कुल सर पहले स्थान दिया नहीं दिया वो भी मैं आपको बता देता हूं, कहां पर बेटा थोड़ा इधर ध्यान से देखो, यह आपकी आयोडीन है और यह आपकी टेरुलियम है, इसका होता है 127.5 और इसका होता है बेटा 127। बताओ किसको बाद में आना चाहिए था, सर इसको यहां आना चाहिए था और इसको पहले आना चाहिए था। तो ये मेंडलीव ने कुछ जगह गलतियां की है, इसी कारण ये आवर्त सारणी विफल रही। और बेटा एक और बता देता हूं आपको कि जो आपका चौथा मिस्टेक की थी उसने, वो एक तत्व था थोरियम और प्रोएक्टिनम, इसका परमाणु भार होता है बेटा 231 और इसका परमाणु भार होता है 230। तो उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में थोरियम को 231 को, प्रोएक्टिनम 230 से क्या दे दिया, पहले स्थान दे दिया, पहले क्या दे दिया, स्थान दिया, जो कि गलत है, क्योंकि परमाणु भार का कौन सा क्रम होना चाहिए, बढ़ता, थोरियम को बाद में आना चाहिए था और प्रोएक्टिनम को पहले आना चाहिए था। यह भी मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक बहुत बड़ी कमी रही। लास्ट की जो कमी बता रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना। सर उन्होंने क्या किया, जो वर्ग पष्ठ होता है, वर्ग पष्ठ ऐसा मानते हैं कि एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के गुण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो वर्ग पष्ठ में उन्होंने क्या रखा कि सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन तत्वों को कौन से तत्व कहते हैं, सर सार धातु तत्व, और इनका जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है वो NS1। इसके साथ में इन्होंने देखो ध्यान से वर्ग पष्ठ में किस किस को रख दिया, वर्ग पष्ठ में बेटा कॉपर, ये देखो बेटा वर्ग पष्ठ में किसको रख दिया, कॉपर Ag और Au को रख दिया। ये बेटा कॉपर Ag Au होते हैं, कॉपर Ag Au, ये कॉपर इनके साथ में वर्ग पष्ठ में ही, वर्ग पष्ठ में कॉपर Ag Au होते हैं। ये बेटा आपके कौन से तत्व होते हैं,
सर बिल्कुल कम क्रियाशील तत्व होते हैं, बिल्कुल कम क्रियाशील तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व होते हैं, जबकि बेटा वो अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये सर आपके संक्रमण तत्व होते हैं। केवल समानता क्या थी कि इन दोनों का ही इलेक्ट्रोविन्यास क्या था, समान था। इनका भी लास्ट में जो संयोजी कोष होता है, सॉरी, इनका भी जो संयोजी कोष होता है, संयोजी कोष, उनमें NS1 होता है, इनके में NS1 ही रहेगा सबके में, वो मैं आपको बता दूंगा। केवल ये समानता होती है, बाकी इन सबके क्या है बेटा, गुणधर्म अलग अलग है। और उन्होंने बोला था एक वर्ग में आने वाले, एक वर्ग में आने वाले तत्वों के, एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुण क्या होने चाहिए, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण सर समान होने चाहिए। एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये मेंडलीव की क्या है बेटा, आपकी आवर्त सारणी की कमियां हैं। बेटा एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं, मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको क्या क्या पढ़ाया। आज का जो टॉपिक था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी से स्टार्ट था। परमाणुवार के बढ़ते हुए क्रम में ये सब मैंने आपको डिटेल से समझाई चीजें। ये कुल वर्गों की संख्या, तत्वों की संख्या 63 थी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। फिर मैंने आपको टेबल बनाना सिखाई, उसके बाद में मैंने ये ट्रिक्स बताए आपको। फिर मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता बताई और उन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी भी की। एका एल्यूमिनियम को गैलियम, एका बोरोन को स्कैंडियम, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम, एका मैग्नीज को टेक्नीशियम बोला। बाद में मैंने परमाणुवार में सुधार के बारे में आपको अच्छे से समझाया। आवर्त सारणी की कमियां भी बताई कि उन्होंने हाइड्रोजन तत्व का कोई निश्चित स्थान नहीं रखा। उन्होंने वर्ग फर्स्ट ए के साथ भी बोल दिया, सेवंथ ए के साथ भी बोल दिया, और बेचारा हाइड्रोजन तो आवारा ही रह गया। समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया, देना चाहिए था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 प्रकार के परमाणु होते हैं, इनको सब कुछ स्थान देना चाहिए था, क्योंकि जो उनका आधार था वो क्या था, परमाणुवार। तो बेटा H11 पहले आना चाहिए था, फिर H12 आना चाहिए था, और फिर H13 आना चाहिए था। लेकिन केवल कितना आ रहा है बेटा, H11 ही आ रहा है। एक बार ही हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो गलत है, गलत है बिल्कुल। परमाणुवार में भी कई जगह उन्होंने मिस्टेक की गुणों को देखते हुए। निकिल 58.6 को बाद में स्थान दे दिया, कोबाल्ट को पहले स्थान दे दिया, टेरुलियम को पहले स्थान दे दिया 58 सॉरी बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो आयोडीन, हाँ हाँ सही है, तो ये बेटा 58.9, ये 58.9 आयोडीन को पहले, बाद में स्थान दे दिया 127 को, टेरुलियम 127.5 को पहले स्थान दे दिया। आपका थोरियम प्रोएक्टिनम होता है, प्रोएक्टिनम 230 होता है, थोरियम 231 होता है। तो थोरियम को मतलब पहले स्थान दे दिया 231 वाले को, और प्रोएक्टिनम को बाद में स्थान दिया। कितनी बड़ी मिस्टेक की। लास्ट की मिस्टेक बहुत शानदार थी उनकी, कि जो सार धातु तत्व होते हैं उनके साथ में संक्रमण तत्वों को रख दिया। ये अत्यधिक क्रियाशील है, ये बहुत कम क्रियाशील है, क्रिया ही नहीं करते, फिर भी बेटा इनको एक साथ रख दिया वर्ग फर्स्ट ए में। तो बेटा ये तो गलती है ना कहीं ना कहीं। तो इतनी सारी कमियों के बावजूद उनका आज भी नाम है, और सलाम करते हैं मेंडलीव को, जिन्होंने इतनी भविष्यवाणियां की थी। पहली बार दुनिया में कोई वैज्ञानिक आया था जिन्होंने तत्वों को एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्थित रूप से तरीके से पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित रूप से गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। मैं तो मेंडलीव जी को आज भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इतनी शानदार अरेंजमेंट किया था, बहुत शानदार अरेंजमेंट किया था। बेटा मेरा जो आज का टॉपिक था वो था मेंडलीव की आवर्त सारणी। उम्मीद करता हूं बेटा मैंने कंटेंट पूरा देने की कोशिश की है। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं। इस टॉपिक के ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। मैंने इसको डिटेल से पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट बॉक्स में बताना, और आपकी तरफ से सजेशन देना कि सर इस टॉपिक में ये चीज रह गई, आपको ये चीज भी बतानी चाहिए थी। आप केवल हिंट देना, वीडियो बना के डाल दूंगा। और बेटा मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बेटा ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो आने वाले हैं 11th क्लास के। आज से 11th क्लास के भी वीडियो डेली स्टार्ट है। ये मेरा डेमो वीडियो था, बाकी अपना जो शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और क्लास नोट्स भी है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्लास नोट्स आपको PDF भेज देंगे टेलीग्राम के माध्यम से, या यहाँ पर ही लाइव ही क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लक्ष्य क्लासेज आपके लिए रेगुलर क्लासेज लाने वाली है। 12th क्लास की केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री और 11th क्लास की मैथ, 12th क्लास की मैथ्स, बायोलॉजी, दोनों क्लासों की हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हम कोशिश कर रहे हैं। पहले हिंदी मीडियम के डाल रहे हैं। और बेटा वीडियो को जरूर
लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना जो भी आपका सजेशन है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।